आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक कंसेप्चुअल चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसका नाम है उपसह संयोजक संख्या, या इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिखेंगे, चैप्टर का नाम है, सुन लो, ये फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। और इनऑर्गेनिक में एकमात्र जो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है वह यह है। इनऑर्गेनिक में बहुत सारा चीज़ याद भी करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। हालांकि केमिस्ट्री में याद तो कम करना पड़ता है, लेकिन इनऑर्गेनिक पार्ट में थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है। लेकिन इस चैप्टर के साथ वैसा कोई बात नहीं है, कंसेप्चुअल है, इसीलिए इसको पहले पढ़ा रहे हैं। नाम लिख दीजिए यौगिक का। उपसह संयोजक यौगिक, इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर ओवरऑल ये 9th है। आप उपसह संयोजन बंधन का नाम सुने हैं, जिसमें कोई एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा लेता है, और एरो से जो बॉन्ड बनता होगा, इसी बॉन्ड का पूरे चैप्टर में चर्चा आएगा, कंसेप्ट आएगा, इसीलिए इसका नाम भी इस तरह का है। लेकिन और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए, यदि हम डायरेक्ट उपसह संयोजक यौगिक को समझना चाहें तो ये समझना असंभव है। इसके लिए पहले आपको कुछ बेसिक बातों पर जाना पड़ेगा। यदि आप इस यौगिक को समझना चाहते हैं तो इसका कुछ जनरल और भी यौगिक होता है, उसको समझिए। इस चैप्टर का पहला हेडिंग है योगात्मक यौगिक। हेडिंग डालिए और लिखिए। योगात्मक यौगिक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। देखो, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक यौगिकों के आपस में योग से होता है, इसी को कहा जाता है योगात्मक कंपाउंड। जैसे आप इस कंपाउंड को जरूर पहचानते होंगे, K2SO4 इंटू Al2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। आपको याद है ये फिटकिरी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये है ना फिटकिरी। अब ये एक ही यौगिक कहलाता है फिटकिरी, इसी को हम लोग पोटास एलम बोलते हैं। हिंदी में फिटकिरी है, केमिकल नाम इसका पोटास एलम है। अब आप इसमें देखिए कि इसमें कुल 3 तरह का यौगिक है, तुम बढ़िया से देखो तो पोटासियम सल्फेट, अल्युमिनियम सल्फेट और वाटर। इसी में एक कंपाउंड आता है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, ये कार्नालाइट है। और आप फिर से देखो, मैग्नीशियम का ये एक खनिज होता है कार्नालाइट, वो सब आप निष्कर्षण वाले में पढ़ेंगे। तो KCl, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर, इस तीनों के मिलने से ना ये बना है। यह एक ऐसा कंपाउंड है, यह एक ऐसा यौगिक है, यह एक ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक यौगिकों के आपस में योग से हुआ है। तो ऐसे सभी कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, योगात्मक यौगिक। और ये योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है द्विक लवण डबल साल्ट, और एक को कहा जाता है उपसह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप पहले इसको डिफाइन कर लीजिए, फिर बाद में हम बात करेंगे। एरो लिखिए, ये सब बात लिखाया जाएगा, हम आगे लिखाएंगे, आप कुछ भी लिखिए मत, लिखेंगे एरो देके। वह यौगिक जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक
दो या दो से अधिक यौगिकों के आपस में योग से होता है। दो या दो से अधिक यौगिकों के आपस में योग का मतलब जोड़। दो या दो से अधिक यौगिकों के आपस में योग से होता है, उसे योगात्मक यौगिक कहते हैं। उसे योगात्मक यौगिक कहते हैं। नीचे एरो देके लिखिए, योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला द्विक लवण, इसी को बाबू इंग्लिश में डबल साल्ट कहा जाता है। और दूसरा संकुल यौगिक। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक बात ध्यान में रखेंगे आप, संकुल यौगिक कहें या उपसंयोजक यौगिक कहें, ये दोनों एक ही बात है। द्विक लवण एक अलग बात है। संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहें या इसी को उपसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहें, दोनों सेम बात है। तो आप एक काम कीजिएगा, अभी छोड़ दीजिए, अभी आप सिर्फ लिख लीजिए दोनों को डिफाइन कर लेंगे। जब हम इस पर पहुंचेंगे तो ये बात हम लिखा देंगे। पहले आप दोनों नाम लिख लीजिए और 1 नंबर हेडिंग डालिए, आगे बढ़िए। ये योगात्मक यौगिक जो दो प्रकार के होते हैं, उसका पहला प्रकार है द्विक लवण, दूसरा प्रकार है संकुल यौगिक या इसी को उपसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। एक्चुअल में यह यौगिक दो नाम से जाना जाता है, संकुल यौगिक या फिर उपसंयोजक यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले हम द्विक लवण को परिभाषित करेंगे, फिर संकुल यौगिक को। लिखिए, लिखेंगे वह योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी आयन में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, अपने सभी आयन में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, उसे द्विक लवण कहते हैं। लिख लिए, एग्जाम्पल लिखिए, K2SO4 ये और एक ये दोनों द्विक लवण का उदाहरण है। नाम जरूर लिख लेंगे। इसी को कहा जाता है पोटास एलम और इसको कहा जाता है कार्नालाइट। यही हिंदी में फिटकरी कहलाता है। These both compounds are example of डबल साल्ट। अब इसका नाम डबल साल्ट कैसे पड़ा और इसके परिभाषा के अनुसार इसमें क्या बातें होती है, इसको आप एग्जाम्पल पर हम तोड़ के बताते हैं। आप पहले लिख लो इसको।
हो गया, लिख लिए। देखो, डबल साल्ट, साल्ट का मतलब होता है लवण और डबल का मतलब होता है दो। एक चीज़ गौर करो, पोटासियम सल्फेट एक लवण है ना, एल्युमिनियम सल्फेट एक लवण है। इस कंपाउंड में कुल कितना लवण आपको दिख रहा है जल के साथ जुड़ा हुआ? दो। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? द्विक लवण। पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें भी ना दो लवण है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पोटासियम क्लोराइड। नाम पड़ा द्विक लवण। अब इसका परिभाषा समझिए, इसका जो परिभाषा आप लिखें इसको समझिए। जब तुम पानी में इसको या पानी में तुम इसको डालोगे ना, तो ये लवण पूर्ण रूप से अपने सभी अवयवी आयन में टूट जाता है। पूर्ण रूप से टूटने का मतलब क्या है ये समझिए। जब तक आपके हाथ में रहेगा ये, तब तक ये इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन जैसे ही तुम पानी में डालोगे इस कंपाउंड को, तो पोटासियम सल्फेट K2SO4 कैसे टूटता है? 2K+ और SO4 2-। उम्मीद करते हैं इसको तोड़ना तो आपको आता होगा। Al2SO4 का होल 3 कैसे टूटेगा? 2Al3+। जो उसका वैलेंसी होता है वो चार्ज के रूप में दिखा दीजिए, जितना संख्या लिखा हुआ है वो दिखा दीजिए। और 3 गो सल्फेट आयन, 3SO4-। और ये वाटर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल में वाटर जाके मिल जाएगा, चूँकि आप जलीय विलयन में ही ना तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब बताइए कि ये अपना सभी आयन में एकदम विघटित हो गया पूर्ण रूप से, कहीं कोई आयन बचा नहीं। ये कैसे टूटेगा? K+Cl-। ये पूर्ण रूप से टूटा। FgCl2 कैसे टूटेगा? Mg++ 2Cl-। और वाटर वाटर के साथ जाके मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यह चूँकि आयनिक कंपाउंड होता है लवण, और जब पानी में हम इसको डालते हैं तो यह बेहद आसानी से अपने सभी अवयवी आयन में पूर्ण रूप से टूट जाता है। तो ऐसे योगात्मक यौगिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? द्विक लवण। अब दूसरा टाइप क्या है? संकुल यौगिक। इसका एग्जाम्पल आप लिख चुके हैं ना, इसको तोड़ के दिखाना नहीं है, ये चीज़ तो हम समझाने के लिए दिखाए हैं। नीचे में दूसरा नंबर हेडिंग डालिए, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। क्या आप दोनों का इंग्लिश लिख सकते हैं खुद से? लिख लीजिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इंग्लिश वर्ड जरूर यूज़ कीजिए, आगे आपको काम देगा ये सब। पूर्णतः हिंदी माध्यम में पढ़ने से साइंस में बहुत ज़्यादा आगे तक आप नहीं जा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि यदि आप इंग्लिश लिख लेते हैं तो कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है कि आपको ये मजबूरी है याद करना, लेकिन यदि आप कर सकते हैं और आप अपने क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं तो ज़रूर याद कीजिए। अदरवाइज़ कम से कम लिख तो लीजिए, आगे कम से कम काम तो आएगा। अभी पूर्णतः हिंदी माध्यम में हो, कभी अंग्रेजी माध्यम में जाओगे तो ये बड़ा सपोर्ट करेगा तुमको, और धीरे धीरे इंग्लिश वर्ड भी धीरे धीरे आने लगेगा जो केमिस्ट्री में यूज में आता है। आगे बढ़ें क्या? सुनिए, यह ऐसा योगात्मक यौगिक होता है। कौन? संकुल यौगिक या फिर देखो, संकुल का मतलब होता है जटिल। संकुल का मतलब होता है जटिल, और जो चीज़ जटिल होता है वह पानी में पूर्ण रूप से टूटता उठता नहीं है। तो एक्चुअल में इसका यही परिभाषा ही है कि वह योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी अवयवी आयनों में पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। देखो एक बात ध्यान रखना, हमने कहा कि पूर्ण रूप से नहीं टूटता है, मतलब यदि टूटेगा भी ना तो टूटेगा, टूटने दीजिए, लेकिन वह कभी भी पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं आंशिक, पूर्ण रूप से टूटना और आंशिक रूप से टूटना। यहाँ पर वो वाला कंसेप्ट नहीं है कि 100 में 100 टूट गया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया और 100 में 2 गो टूटा तो वीक हो गया। हम ये कहाँ बोल रहे हैं? हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हम प्रबल या दुर्बल का बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि वह योगात्मक यौगिक जो अपने अवयवी आयन में पूर्ण रूप से टूट जाए, मतलब सभी आयन पूर्ण रूप से विघटित हो जाए।
और कुछ ऐसा होगा जिसमें सब आयन पूर्ण रूप से विघटित नहीं होगा। हम आपको एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं, उससे आप बेहतर समझोगे। तो इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट से मत जोड़ लेना, जो पिछला चैप्टर में आप पढ़े हैं। पहले आप इसका परिभाषा लिखिए। लिखेंगे वह योगात्मक यौगिक, वह योगात्मक यौगिक जिसके सभी अवयवी आयन, अच्छा ये अवयवी आयन का क्या मतलब होता है? जिस आयन से उसका निर्माण हुआ होगा। वह योगात्मक यौगिक जिसके सभी अवयवी आयन, जिसके सभी अवयवी आयन, क्या कुछ उल्टा पुल्टा बोल गए क्या? वह योगात्मक यौगिक जिसके सभी आयन जलीय विलयन में पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं, पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं, उसे संकुल यौगिक कहते हैं। उसे संकुल यौगिक कहते हैं। लिख लिए सभी लोग? अब देखो यहाँ हम एक कंपाउंड लिख रहे हैं K4FeCN का होल 6। तुम भी इस एग्जाम्पल को लिख दो। एक्चुअल में यही है संकुल यौगिक, और हम अब इस पर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि हमारा पूरा का पूरा चैप्टर यही है। हमको द्विक लवण के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि द्विक लवण के बारे में ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, वो सिंपल आयनिक कंपाउंड होता है। हमको पढ़ना है इसी जटिल यौगिक के बारे में, जो कि जटिल चैप्टर को बना देता है। बड़ा हार्ड चैप्टर है ये आगे जाके, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा लगातार। अब इस पर समझाना शुरू करें क्या? देखो नो, यह जो यौगिक है ना, जो आपके सामने लिखा हुआ है, यह कुल मिलाकर 3 प्रकार के आयन से बना हुआ है। कितने आयन से? 3 आयन से। हम इसको तोड़ नहीं रहे हैं, हम तुमको सिर्फ ये बतला रहे हैं कि यह किस किस आयन से बना हुआ है। यह बना हुआ है 4 गो K+ से, यानी 4 पोटासियम आयन से। यह बना हुआ है 1 आयरन के प्लस आयन, मतलब फेरस आयन से, और यह बना हुआ है 6 Cn- से। अब आपको बताइए कि इसमें कुल कितना प्रकार का आयन आपको दिख रहा है? 3 प्रकार का आयन, पोटासियम आयन, आयरन आयन और Cn-। आ गई बात समझ में? लेकिन जब इसका निर्माण हुआ तो इसको जब तुम जल में डालोगे तो इसका कुछ आयन तो जलीय विलयन में टूट के अलग हो जाता है, लेकिन सब का सब छत विछत नहीं होता है। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं आप इसको समझिए। आप एक काम कीजिए, 2-4 को एग्जाम्पल पहले इसमें लिख लीजिए, फिर हम इसको तोड़ेंगे। इसमें एक एग्जाम्पल ये लिखे हैं ना, इसमें अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए K3FeCN का होल 6। NiCO का होल 4। ध्यान रहे यह C भी कैपिटल है और O भी कैपिटल है। अगला एग्जाम्पल CrNH3 का होल 6 Cl3। इस तरह से हम बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और पूरा चैप्टर में हमको यही पढ़ना ही है। तो अभी 4 लिखिए, इस 4 पर उस परिभाषा को समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग काम करेंगे।
हो गया? आगे बढ़े क्या? देखो, जब तुम पूरा चारों लिख चुके हो ना, अब हम इस पर कुछ कुछ काम करना शुरू करेंगे, फिर उतार नहीं पाओगे फिर। देखिए अब यहाँ, जब इस चीज़ को तुम पानी में डालोगे ना, वाटर में, तो यह एक ऐसा यौगिक होता है ना जिसके ब्रैकेट के अंदर का कोई भी चीज़ टूटता उठता नहीं है। ब्रैकेट के अंदर का जो भी पार्ट है वो जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही रह जाएगा, वो टूटने वाला नहीं है। और ब्रैकेट के बाहर का जो भी पार्ट है वह पूर्ण रूप से टूट जाता है। तब आप एक चीज़ सोचिए, अभी हम बोल रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर का पार्ट पूर्ण रूप से टूट जाता है, थोड़ी देर पहले बोल रहे हैं कि यह पूर्ण रूप से टूटता भी नहीं। हम ये नहीं कहे कि पूर्ण रूप से नहीं टूटता है, हमने ये कहा कि पूर्ण रूप से अपने सभी अवयवी आयन में नहीं टूटता है। मतलब यदि हम पानी में डालें तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये 4 गो K+ में टूट जाएगा, 1 गो आयरन आयन में टूट जाएगा और 6 गो Cn- में टूट जाएगा। ऐसे ये नहीं टूटता है। ये टूटता है कुछ इस प्रकार से, 4 गो K+ में टूटेगा ये, और साथ साथ टूटेगा ये कम्प्लेक्स पार्ट FeCN6, और इस पर टोटल माइनस कितना, 4। 1 के पर 1 प्लस तो 4 के पर 4 प्लस, तो इधर ओवरऑल 4 माइनस होगा, तब ना एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो ये इस तरह से टूटता है, और ये इस तरह से पूर्ण रूप से टूटता है। मतलब तुम 100 को डालोगे 100 को ऐसे टूटेगा, 200 डालोगे 200 ऐसे टूटेगा। लेकिन FeCN6 में ये जो Cn- जो इसके अंदर में आयन बन के बैठा हुआ है, यह कभी भी टूटता उठता नहीं है। अब आपको समझ में आए कि उसमें और इसमें क्या अंतर है। अब यदि आपसे कोई कहे कि ये पूर्ण रूप से टूटा या नहीं, तो हम कहेंगे हाँ पूर्ण रूप से टूटा है यह। मतलब हम इसका 100 मॉलिक्यूल ले लें तो 100 का 100 टूटेगा। कैसे? K+ और FeCN6 4 माइनस में। लेकिन पूर्ण मतलब अपने सभी अवयवी आयन में पूर्ण रूप से विघटित नहीं होता है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि K+ भी निकल गया, Fe++ भी निकल गया और Cn- भी 6 को निकल गया, ऐसा कभी नहीं होगा। अब समझ में आया कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसमें और उसमें क्या अंतर है। उसका कंसेप्ट इसके कंसेप्ट का कोई मतलब ही नहीं है। वो एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। जानिए यह है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यह पूर्ण रूप से टूटता है। फिर कहेंगे आपकी सर बोल रहे हैं पूर्ण रूप से टूटता है, थोड़ी देर पहले बोले कि पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। अरे पूर्ण रूप से टूटता है यह, लेकिन अपने सभी अवयवी आयन में पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। ब्रैकेट के अंदर का जो भी पार्ट है वह वैसे रह जाएगा, जो भी आयन है आप उसको अलग नहीं कर सकते। हम ये कहना चाह रहे हैं। उम्मीद करते हैं अब आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलो, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा काहे हुआ, वहाँ पर आयन था तो टूट गया, वहाँ पर आयनिक कंपाउंड था टूट गया, यहाँ पर जब आयन है पानी में तो हम जानते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड सब घुल जाता है ऑलमोस्ट, तो फिर ऐसा इसमें क्या है। एक्चुअल में इसका रीजन दूसरा है। Fe के साथ Cn का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। Fe के साथ Cn का कैसा बॉन्ड बना हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से हम लोग इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वाटर में, और वाटर इसको डिसोसिएट नहीं कर पाता है, इसी वजह से ये नहीं टूटता है। और वहाँ पर जो तोड़ रहे थे वह कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड था, इसीलिए वह आसानी से टूट गया। तो जब इसके अंदर के केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे तब आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिलेगा कि आखिर ये पानी में क्यों नहीं टूटा पूर्ण रूप से, क्यों नहीं 6 गो Cn- बिल्कुल अलग अलग छत विछत हुआ। तो इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप ये बता दीजिए कि ये कैसे टूटेगा। ये टूटेगा 3K+ और तब यहाँ पर 3-। ये सब तोड़ना सीखेंगे हम बाद में। NiCO का होल 4 पता है, ये इसको जैसे डालोगे वैसे रह जाएगा, ये तो एक को टूटवे नहीं करेगा। चूँकि हमने आपको कहा ना कि ब्रैकेट के अंदर का पार्ट एकदम नहीं टूटता है, वो जैसे है ब्रैकेट के रूप में वैसे ही उसको उतार दीजिए। ये कैसे टूटेगा, ये पहले ये बताइए, ये टूटेगा या नहीं। ये टूटेगा, मतलब ये टूटेगा का मतलब, ये टूटेगा का फैन जल्दी ऑफ कीजिए, सब जल्दी ऑफ कीजिए, सारा स्विच ऑफ कीजिए वहाँ से, इसको छोड़ दीजिए, सारा स्विच ऑफ कीजिए। एक कोई छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, हमको आना पड़ेगा।
हाँ हम ये कह रहे थे कि हम जब कहते हैं कि ये टूटेगा कि नहीं, तो हम सिर्फ बड़ी ब्रैकेट की बात नहीं करते, वो तो नहीं टूटेगा। हम इस कंपाउंड की बात करें, टूटेगा या नहीं? ये टूटेगा। बताइए कैसे टूटेगा? देखो, पहले तुम 3Cl माइनस ना कहो, ये निगेटिव पार्ट है, ये बाद में आएगा। पहले इस पर पॉजिटिव आएगा, यानी बड़ी ब्रैकेट क्रोमियम NH3 का होल 6, और इस पर हम देंगे 3 प्लस, 1 Cl पर 1 माइनस तो 3 Cl पर 3 माइनस, तो ये हो जाएगा 3Cl माइनस। तो यह भी टूटा, यह भी टूटा, यह भी टूटा, ये तो नहीं ना टूटा। अब देखो, जब तुम इसको पानी में डालोगे ना, घुल जाएगा ये पूर्ण रूप से घुलेगा, लेकिन टूटेगा नहीं पूर्ण रूप से। मतलब इसका सभी आयन अपने अवयवी आयन में पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा। दोनों का मतलब समझा? चूंकि ये केटायन और एनायन में बदला है तो घुलेगा जरूर, लेकिन जो आयन है, वह आयन के अंदर जो आयन बना हुआ है वह कभी भी पूर्ण रूप से टूटने वाला नहीं है। यह बताओ घुलेगा कि नहीं? यह घुलेगा और टूटेगा भी, हालांकि अपने पूर्ण अवयवी आयन में नहीं टूटेगा। इसके बारे में बताइए। ये टूटेगा नहीं, ये तो एकदम टूटेगा ही नहीं। और आपको पता है, जब आप इसको पानी में डालोगे ना, तो ये पानी में जाके डायरेक्ट नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि इसमें आयन का निर्माण हुआ ही नहीं। और आयन का निर्माण हुआ ही नहीं तो वो नीचे जाके, कोई चार्ज रहा नहीं तो उसको पकड़ेगा कैसे वाटर, तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा। और ये मतलब ये पानी में कुछ कंपाउंड ऐसा दिख रहा है जो पानी में घुल जाएगा, और कुछ ऐसा भी कंपाउंड है जो पानी में घुलता नहीं है। तो ये संकुल यौगिक के बारे में हमने देखा कि इसका यह जो है, इसका सभी अवयवी आयन पूर्ण रूप से नहीं टूटता है, टूटता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। और दूसरी बात ये पढ़े कि इसका कुछ यौगिक है जो पानी में घुलता भी नहीं है, जो बिल्कुल टूटता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम एक बात नोट करके जरूर लिख सकते हैं। रुकिए, पहले हम लिख सकते हैं कि जितना द्विक लवण होता है वो सारा का सारा जलीय विलयन में कभी भी ठोस अवस्था में रह नहीं सकता है, लेकिन संकुल यौगिक कुछ ऐसा है जो जलीय विलयन में ठोस अवस्था में रह सकता है। कौन रह जाएगा बताओ? जिसमें सिर्फ बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट होगा, दूसरा पार्ट इसमें नहीं होगा। अब दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं, बड़ी ब्रैकेट के पार्ट को क्या कहते हैं, वो सब आगे बताया जाएगा। नीचे नोट लिखिए और लिखिए। अच्छा, इसीलिए बंद हो रहा है? नहीं, अच्छा ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। नीचे एरो तो और लिखो, नोट करके लिखेंगे। द्विक लवण जलीय विलयन में ठोस अवस्था में कभी नहीं रह सकता है। द्विक लवण जलीय विलयन में ठोस अवस्था में कभी नहीं रह सकता है। परंतु संकुल यौगिक जलीय विलयन में ठोस अवस्था में रह भी सकता है, ठोस अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ठोस अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। फैन चला लीजिए, लाइट आ गई है। चलो देखो इधर, हम सुनो ध्यान से। NiCO का होल 4, बताओ ये पानी में जलीय विलयन जो है, ये ठोस अवस्था में रहेगा या द्रव अवस्था में? ठोस अवस्था में। FeCO का होल 5, बताओ ये ठोस अवस्था में रहेगा या द्रव अवस्था में? और K4FeCN का होल 6,
मतलब इसका कुछ यौगिक है जो द्रव अवस्था में रहेगा, मतलब विलीन अवस्था में रहेगा, लेकिन कुछ यौगिक ऐसा भी है जो ठोस अवस्था में ही रह जाता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है ना दोनों में। तो ये हम ऐसे ही लिखा रहे थे, ये लिखना नहीं है, धीरे धीरे तो आपको अपने ये सब समझ में आ जाएगा। अब हेडिंग डालिए सम नेमिंग टर्म्स। सम नेमिंग टर्म्स ऑफ complex compound. Some naming terms of complex compound. चलो देखो यहाँ, अब हमको पढ़ना किस कंपाउंड के बारे में? कम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में ना। हमको पढ़ना है इस तरह के कंपाउंड के बारे में, K4FeCN का होल 6। और डिटेल में, बड़ा डिटेल में पढ़ना है। सुनिए, इस नेमिंग टर्म में दो बात आपको बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलेगा। देखो, इस यौगिक में ना 2 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? एक पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है और एक पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है। इसको हम लोग 2 नाम भी देते हैं। इसको कहा जाता है आयनन क्षेत्र और इस पूरे को कहा जाता है उपसह संयोजक क्षेत्र। बड़ी ब्रैकेट के अंदर का पार्ट क्या कहलाता है? उपसह संयोजक क्षेत्र, कोऑर्डिनेशन स्फेयर बोलते हैं इसको। और ये कहा जाता है आयनन क्षेत्र। आयनन क्षेत्र लिख लीजिए आप। आयनिक स्फेयर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर। हो गया? लिख लिए? हो गया जी? यहाँ तक आयनन क्षेत्र में तो कुछ ज़्यादा बात नहीं होती है। मेन बात होती है किसमें? उपसह संयोजन क्षेत्र में। उपसह संयोजन क्षेत्र में 2 प्रकार का चीज़ है। बताओ क्या क्या है? बताओ। एक है आयरन Fe, एक मेटल एटम, और दूसरा है Cn माइनस। सब इसमें नॉन मेटल है और रेडिकल के रूप में ये रहता है, लेकिन बात उसकी हम करेंगे। लेकिन एक चीज़ देखो, ये जो एक चीज़ तुम हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चाहे कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक मेटल का एटम रहेगा ही रहेगा। जैसे यहाँ पर क्रोमियम रहे, आयरन रहे या कोई भी रहे, जनरली ये D ब्लॉक का एलिमेंट रहता है, वो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा? एक मेटल एटम रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं? और ये जो Cn माइनस Cn जो है ना 6 गो, इसका एक टर्म दिया जाता है, नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोला जाता है? तो ये सब बात आपको हम एक एक करके समझाएंगे, लेकिन उतना वक्त तो है नहीं। फिलहाल अभी आप इस स्फेयर में आयरन को क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु। यदि तुमको इसी फिगर में नहीं हो पा रहा है, हो सकता है तुम सटा के लिख लिए हो, तो तुम एक दूसरा फिगर ड्रॉ करो। दूसरा फिगर ड्रॉ का मतलब यह मॉलिक्यूल एक बार फिर से बनाओ और उसमें Fe को कहो यह केंद्रीय धातु परमाणु है। इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम।
या सेंट्रल एटम भी इसको कहा जाता है, केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु। जनरली यह धातु रहता है, इसीलिए हम लोग इसमें धातु बोलते हैं साथ में। तुम दोनों बड़ा खिस्सा कर रहे हो, हंस भी रहे हो, क्या बात है? हमको भी हंसाओ। और सुनिए, केंद्रीय परमाणु को छोड़कर, सुनिए ध्यान से, केंद्रीय परमाणु को छोड़कर जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिगेंड। जैसे यहां पर क्या है? Cn। एक्चुअल में ये Cn माइनस के रूप में रहता है, वो अभी आपको दिख नहीं रहा है, बाद में दिखेगा। तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? लिगेंड। तो बताइए, कुल मिलाकर जो नेमिंग टर्म है उसमें कितना टर्म आया? 4। कौन कौन? उपसह संयोजक क्षेत्र या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनन क्षेत्र आयनिक स्फीयर, और उपसह संयोजन क्षेत्र के अंदर 2 चीज रहता है, एक केंद्रीय धातु परमाणु और दूसरा लिगेंड। अब इस सब को एक एक करके परिभाषित करना पड़ेगा। एक बार परिभाषा सुन लीजिए, बाद बाकी हम छोड़ देंगे, आज लिखाएंगे नहीं। ध्यान देना, सबसे पहले उपसह संयोजक क्षेत्र क्या होता है? किसी संकुल, सुनना इधर, किसी संकुल यौगिक में किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय परमाणु तथा लिगेंड आपस में एक साथ एक बड़ी कोष्टक के रूप में रहता है। इसी क्षेत्र को हम लोग उपसह संयोजक क्षेत्र कहते हैं। अब आयनन क्षेत्र सुनो। संकुल यौगिक का वह भाग जो उपसह संयोजन क्षेत्र के बाहर होता है। अब बाहर होने में यह या तो लेफ्ट साइड हो सकता है या राइट साइड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर कहीं भी रहेगा तो वो आयनन क्षेत्र ही कहलाएगा। जैसे भी सबसे नीचे में Cl- था ना, अरे CrNH3 का होल 6Cl, उसमें ब्रैकेट वाला पार्ट बाएं था, Cl- वाला पार्ट दाएं था। तो आयनन क्षेत्र समझ गए। उसके बाद केंद्रीय परमाणु और लिगेंड, इसी सब को तो डिटेल में समझना होता है, और इस सब को समझेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आइए, कल शाम में ऑर्गेनिक का क्लास है 6 से 7। Peace.